चाहे मेल बॉडी हो, चाहे फीमेल बॉडी हो, आपकी बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये 5 हिस्सों में होता है और ये 5 हिस्से कौन-कौन से हैं इनको समझो। सबसे पहला पार्ट आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का कहलाता है इंजेशन। क्या बोलते हैं इसको? इंजेशन। दूसरा पार्ट कहलाता है डाइजेशन। डाइजेशन मतलब पाचन क्रिया। तीसरा पार्ट जो है, ये क्या कहलाता है? एब्ज़ॉर्प्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? एज़ एब्ज़ॉर्प्शन। चौथा पार्ट जो है, ये कहलाता है एसिमिलेशन। क्या कहलाता है? एसिमिलेशन। और पाँचवाँ और आखिरी फ़ेज़ होता है, जिसको बोलते हैं ईजेशन। क्या बोलते हैं? ईजेशन, या इसी को एक्सक्रीशन के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन इसी को बोलते हैं, या एग्ज़िट ऑफ फूड आप बोल सकते हो इसे, ठीक है? अब समझिए इन एक-एक फ़ेज़ में होता क्या-क्या है। पहला जो आपका इंजेशन है, इंजेशन का मतलब क्या होता है? इंजेशन वर्ड लिया गया है इंजेक्शन से, और इंजेक्शन का मतलब क्या होता है? इनटेक देना। आपकी बॉडी में कोई भी दवा डाली जाती है तो उसे इंजेक्शन बोलते हैं ना, उसी तरीके से आप खाने को जब अपनी बॉडी में लेते हो, जैसे ही आपने निवाला खाया मुँह से, दिस इज़ कॉल्ड इंजेशन। आपने फूड को इनटेक कर लिया। डाइजेशन किसको बोलते हैं? जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे। जितनी भी अभी हम लोगों ने पूरी कहानी समझी है, कहाँ से कहाँ तक की? फिर से एक बार देखो, ये जितना भी मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि आपका फूड आया और सलाइवरी ग्लैंड में से सलाइवा प्रोड्यूस हुआ। सलाइवा में 3 एंजाइम पाए गए, एमाइलेज, टाइलिन और माल्टेज़। इन तीनों ने मिलकर स्टार्च और CO2 को डाइजेस्ट किया। उसके बाद ये आ जाते हैं, माफ़ी चाहता हूँ पीछे जो आवाज़ आ रही है मेरे डॉगीज़ की है। इसके बाद जो स्टमक में आया, स्टमक में 3 एंजाइम मिले, इन तीनों ने डाइजेस्ट किया, और उसके बाद आगे आकर लिवर में बाइल जूस में पैंक्रियाटिक जूस के साथ ये 3 एंजाइम मिले। ये जितना भी प्रोसीजर हुआ, ठीक है? ये पूरा प्रोसीजर आपका डाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? डाइजेशन। और मैंने इसीलिए आपको बोला कि लीवर में आते-आते आपका फूड पूरे तरीके से डाइजेस्ट हो चुका है। मतलब डाइजेशन प्रोसेस वहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है? अब तीसरी बात आती है एब्ज़ॉर्प्शन क्या होता है? जैसे ही आपका फूड लीवर के पास डाइजेस्ट हो चुका, अब वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब छोटी आंत में अब जाता है आपका खाना। यहाँ पर देखिएगा ऊपर हमारा फूड डाइजेस्ट हो चुका, अब जाएगा वो छोटी आंत में। जब छोटी आंत में 6 मीटर तक आपका खाना रोटेट हो रहा होता है, एक जगह से दूसरी जगह आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, ठीक है? इसी को बोलते हैं एब्ज़ॉर्प्शन। एब्ज़ॉर्प्शन में होता क्या है? एब्ज़ॉर्प्शन में ये होता है कि आपके फूड से जो भी न्यूट्रिशंस होते हैं वो आपकी बॉडी ले लेती है। मतलब आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या बोलती है कि भैया ठहरो, अपने साथ जो भी लाए थे वो हमें देते जाओ। अपने साथ ही लेते जाओगे तो क्या मतलब है? तो वो चेक करती है स्मॉल इंटेस्टाइन, देखती है अच्छा ये क्या आ रहा है? अंडा आ रहा है ना? अच्छा अंडा। अंडा खाया था, किस लिए खाया था? प्रोटीन होगा ना? लाओ प्रोटीन दे के जाओ मुझे। अच्छा, 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 दूध भी चला आ रहा है। लाओ भैया कैल्शियम दे के जाओ मुझे। अच्छा नट्स आ रहे हैं, लाओ ज़रा फाइबर देते जाओ मुझे। न्यूट्रिशंस दूसरे देते चले जाओ। अच्छा रोटी भी आ रही है, लगातार 4 रोटी आ रही हैं यार। सभी लोग कार्बोहाइड्रेट देते जाओ फटाफट, ठीक है? तो जो भी आपने खाया हुआ है, पता लगा केला चला आ रहा है, कहा लाओ भैया फाइबर दे दो, जल्दी से फाइबर देते जाओ। ऊपर से ऑरेंज चले आ रहे हैं, भैया तुम भी फाइबर देते चले जाओ, ठीक है? तो सारी जितनी भी आपके खाने की वसूली है ना, ये सब कौन कर लेता है? एब्ज़ॉर्प्शन में स्मॉल इंटेस्टाइन कर लेती है। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम ही है कि आपने जो कुछ भी खाया है, उस खाने से जितने भी न्यूट्रिशंस हैं, उन सभी को निचोड़ के अपने पास रख लेना। बात आ गई समझ? क्लियर? कोई समस्या तो नहीं? अब इसके बाद एब्सॉर्प्शन वाला मोड खत्म हो गया पूरे तरीके से। अब बारी आती है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन प्रोसीजर होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में। एसिमिलेशन का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी को जितने भी न्यूट्रिशंस मिले हैं, वो सारे न्यूट्रिशंस कन्वर्ट भी तो होने चाहिए। और किसमें कन्वर्ट होंगे? एनर्जी में कन्वर्ट होंगे। किसमें? एनर्जी में। आप बॉडी में जो कुछ भी खाते हो, आखिरकार वो क्या बनता है? वो एनर्जी में ही तो कन्वर्ट होगा ना। बात आ रही है ना समझ? ऐसा तो नहीं होता कि आपने अंडा खाया और पता लगा अपने दोस्त से बात करने लगे तो प्रोटीन टपकने लगता है मुंह से, अपने आप ही पता लगा पीला पीला प्रोटीन निकला आ रहा है।
पता लगा आपका दोस्त बोला, अबे अबे अबे, अबे देखो यार प्रोटीन टपक रहा है, अंडा खाया था क्या आज तुमने, कुछ ऐसा प्रोटीन वाला खाया था क्या? पता लगा समोसा खा के गए, पिताजी के सामने फैट ही फैट निकलता चला आ रहा है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। दूध आपने खा लिया, व्हाइट व्हाइट कैल्शियम पता लगा निकलता चला जा रहा हो, ऐसा नहीं है ना। बात आ रही है समझ? अल्टीमेटली वो सारी चीजें आपको एनर्जी की फॉर्म में समझ आती है। आपने कुछ भी खाया, आपको लगता है कि आपकी बॉडी में अब एनर्जी है। ये एनर्जी में कन्वर्जन होना ही एसिमिलेशन प्रोसीजर कहलाता है। और ये प्रोसीजर कहाँ पे होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। आपके जितने भी न्यूट्रिशंस मिले हुए हैं आपकी बॉडी को, स्मॉल इंटेस्टाइन ने जितनी भी वसूली करी थी न्यूट्रिशंस की, वो सब कन्वर्ट हो जाती किसमें? एनर्जी। और जैसे ही आपकी बॉडी को एनर्जी मिली, फिर वो आपके किसी भी काम का नहीं रह गया। उसके बाद एक ही काम है, एक्सक्रीशन, या फिर जिसको इजेशन बोलते हैं, वो खाना क्या हो जाएगा? एग्जिट हो जाता है आपकी बॉडी से। जिसको बोलते हैं हिंदी में मूड बनना, 2 नंबर जाना है, वॉशरूम जाना है, फ्रेश होने जाना है, ये सब तरह तरह के नाना प्रकार के नाम है। प्रेशर आ रहा है, नहीं आ रहा है, जो कुछ भी है, ठीक है। ओके। तो ये पूरा प्रोसीजर है आपके, ये 5 स्टेजेस है फूड प्रोसीजर के या फिर फूड प्रोसेस के। एक बार फिर से मेरे साथ पढ़ो। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। इंजेशन का मतलब हमने खाना खा लिया है, इनटेक कर लिया है। डाइजेशन का मतलब पाचन उसका पूरा हो गया, जितना मैंने पहले बताया था। एब्जॉर्प्शन, उसके बाद देखो आपका डाइजेशन कहाँ पे? लिवर पे जाके खत्म हो जाएगा। उसके बाद एब्जॉर्प्शन पे मैंने आपको क्या बताया कि आपके फूड में जितने भी न्यूट्रिशंस होंगे वो आपकी बॉडी को मिल जाते हैं। एसिमिलेशन जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, उसमें क्या होता है? उन न्यूट्रिशंस को एनर्जी में कन्वर्ट करता है एसिमिलेशन प्रोसीजर। और एट लास्ट जो इजेशन होता है या इंजेशन होता है, सॉरी, इजेशन होता है या एक्सक्रीशन होता है, इससे आपका फूड एक्सक्रीट हो जाता है। दैट्स इट। ओके। तो ये 5 स्टेजेस है। अभी तक आप लोगों ने क्या क्या देख लिया? बहुत कुछ देख लिया। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट देख लिया आपने, उसके बाद आपने फूड रूट देख लिया, आपने डाइजेशन देख लिया, इंजेशन देख लिया, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, आपने सब कुछ अभी देख लिया। अभी बात बच जाती है अपेंडिक्स की। ये जो अपेंडिक्स है, इसका रोल क्या होता है आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में? देखिए, जो अपेंडिक्स है, इसको हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन के नाम से जानते हैं। इसी को कई लोग क्या बोल देते हैं? इसको हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन बोल देते हैं। वेस्टिजियल का मतलब क्या है? वेस्ट ऑर्गन इसको बोल दिया जाता है आजकल, ठीक है। लेकिन इसको वेस्ट ऑर्गन बोलते क्यों है? क्या ये वाकई में वेस्ट ऑर्गन है? नहीं, ये हमारी बॉडी में वेस्ट ऑर्गन नहीं है। अगर ये वेस्टेज होता तो हमारी बॉडी में कर क्या रहा है फिर? बात समझो। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का वो हिस्सा है, उसके बाद भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्यों लगा हुआ है भाई? अगर वेस्ट है तो वेस्ट का तो एक कतरा भी आपकी बॉडी में नहीं है। हर चीज का कोई ना कोई मतलब होता है। अपेंडिक्स क्या करता है? ये क्लोरोफिल को डाइजेस्ट करने का काम करता है। किसे? क्लोरोफिल को डाइजेस्ट करने का काम करता है। और क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल आपकी हरी पत्तियों में पाया जाता है। हमारे जो फोर फादर्स वगैरह हुआ करते थे, ठीक है, उनके पास खाने पीने को बहुत ज्यादा संसाधन नहीं हुआ करते थे। वो लोग क्या करते थे? यही घास फूस पत्तियां वगैरह तोड़ के खाया करते थे। जमीन में घास खा रहे हैं, ठीक है, पत्तियां खा रहे हैं, तो पत्तियां हो या घास हो, उनमें जो हरा रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है। तो क्लोरोफिल को डाइजेस्ट करने का काम हमारी बॉडी में जो अपेंडिक्स होता है वो करता है। आज की डेट में हमारा खाना, हमारी खुराक बदल चुकी है। आज की डेट में हम लोग ऐसा खाना नहीं खाते, हम लोग क्लोरोफिल को इनटेक नहीं करते हैं। ओके। इस वजह से इसको वेस्टिजियल ऑर्गन बोल दिया जाता है। कई बार इसको डॉक्टर्स डॉक्टर्स ने एक नया प्रचलन शुरू किया कि वो इसको वेस्टिजियल ऑर्गन बोल देते हैं। ऐसा वो इस वजह से बोलते हैं क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में फूड जा रहा होता है, तो कई लोगों के अपेंडिक्स में फूड फंस जाता है। और एक बार किसी के अपेंडिक्स में फूड फंस जाता है, तो इसमें बहुत असहनीय दर्द होता है। इतना भयंकर दर्द होता है कि आदमी कराहता रहता है, बहुत बुरा दर्द होता है, स्टोन जैसा दर्द होता है। उस केस में उसे ऑपरेट करना पड़ता है। और डॉक्टर्स क्या करते हैं? डॉक्टर्स फाइनली अपेंडिक्स नाम के इस ऑर्गन को ही रिमूव कर देते हैं। वो इसको ऑपरेट करके आपसे पूछेंगे भी नहीं और इसको रिमूव कर देंगे। वो कहते हैं आगे आने वाले टाइम में फिर से हो सकती है दिक्कत, इसलिए अपेंडिक्स को ही हटा देते हैं। कई सारे केसेस में तो ऐसा भी देखा गया है कि किसी के स्टमक में गाल ब्लैडर का पता लगा इलाज हो रहा है,
तो डॉक्टर अगर वहां तक कट कट करके सर्जरी करके अगर पहुंच रहा है तो डॉक्टर अपेंडिक्स भी निकाल देते हैं। वो कहते हैं कि ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, कल को फिर से अगर ऑपरेट करना पड़ गया तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, बट एक्चुअली देखा जाए तो ऐसा नहीं है। बात आ रही है समझ? तो अपेंडिक्स पुराने टाइम में यूज में आता था, आज की डेट में हमारी खुराक वैसी नहीं है, हमारा इनटेक वैसा नहीं है, इस वजह से इसको वेस्टिजियल ऑर्गन बोल दिया जाता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखो दो चीज और समझो। पहली चीज तो ये है कि आप स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों के आप शेप को देखो यहाँ। ये जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये ऐसे ऐसे बनी हुई है, ऐसे ऐसे बनी हुई है ना स्मॉल इंटेस्टाइन, इनका शेप। ये जो इनका शेप इस तरीके का है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं विलीज। क्या बोलते हैं? विलीज बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि आपकी बॉडी में जो एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, वो कौन से हिस्से में होता है? आप ऑप्शन में ही देखते रह जाओगे, क्या पता आपको स्मॉल इंटेस्टाइन ऑप्शन में ही ना मिले। ठीक है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? विलीज बोलते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? इसी तरीके से ये जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, ये जो आपको खनखजूर जैसा ये जो शेप दिख रहा है, ये शेप ही काम करता है एसिमिलेशन प्रोसेस को परफॉर्म करने में, मतलब एनर्जी परफॉर्म करने में। ओके, और इस इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सीकम। क्या बोलते हैं? सीकम बोलते हैं। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के इस शेप को विलीज बोलते हैं, उसी तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन के इस शेप को क्या बोलते हैं? सीकम बोलते हैं। कोई समस्या तो नहीं यहाँ तक किसी? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। अब ये जो हमारा माउथ है, जितना भी हमारा मुंह है, हमारी जो बकल कैविटी है, हमारी बकल कैविटी में दो तरीके के रिएक्शन होते हैं। एक तो केमिकल रिएक्शन होता है और दूसरा मैकेनिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन की हम लोग बात कर चुके हैं पहले ही, ये देखो माउथ के केमिकल रिएक्शन की बात कर चुके हैं ना भाई। लार है, लार मतलब सलाइवा, उसमें तीन तरीके के एंजाइम पाए जाते हैं। ये देखिए ऊपर ये तीन एंजाइम लिखे हुए हैं, एमाइलेज, स्टाइलिन और माल्टेज। इसी को तो केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। बट व्हाट अबाउट मैकेनिकल रिएक्शन? मैकेनिकल रिएक्शन मतलब जो कि अपने आप में एक मैकेनिज्म की तरह है, मतलब कहने का आपके माउथ में जो मैकेनिकल रिएक्शन है, वो बोलते हैं हम लोग इसे, आपकी बकल कैविटी को, आपके माउथ में जितने भी दांत हैं, ओके, ये करते हैं मैकेनिकल रिएक्शन। जब आप खाना खाते हो तो उसे ब्रेक करने का, तोड़ने का काम करते हैं ये दांत, उसको च्यू करने का काम ये दांत करते हैं। ठीक है, अब समझो यहाँ पर, यहाँ से आपसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। माउथ प्रोसेस के केमिकल प्रोसीजर को समझने के लिए आपने क्या करना है? इसको चार हिस्सों में डिवाइड कर देना है। एक लाइन सीधी सीधी ऐसे खींचनी है और एक लाइन ऐसे खींच देनी है। चार हिस्से हो गए बकल कैविटी के। बात आ रही है समझ? आठ दांत इधर, आठ इधर, आठ इधर, आठ इधर, 8 4 जा 32। पूरे माउथ में कितने दांत हो गए? 32 दांत हो गए। इसी वजह से बोलते हैं ना, अभी एक हाथ में सारी 32 ही बाहर आ जाएगी। बोलते हैं ना इसीलिए, हाँ, कि ज्यादा तेज स्कूटी ना चलाओ, नहीं तो सारी 32 ही बाहर आ जाएगी। ज्यादा तेज गाड़ी मत चलाओ। हाँ, तो ये जो 32 है, ये 32 मिलकर आपका पूरी बकल कैविटी बनती है। एक्चुअली 32 इनको बोल देते हैं, लेकिन अगर देखा जाए जेन्युइनली तो इसमें 28 ही दांत होते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा, समझना उसके बारे में। पहले आप जान लो कि इसका कॉम्बिनेशन क्या होता है, कोई बता सकता? इसमें एडल्ट में और बेबीज में कॉम्बिनेशन अलग अलग होता है। एडल्ट और बेबी, एडल्ट का कॉम्बिनेशन होता है 2 1 2 3 का। बिल्कुल सही है विरल, 2 1 2 3। ये जो दो दांत हैं आगे के, इनको क्या बोलते हैं? ये होते हैं आपके इंसीजर। इंसीजर। ये जो एक दांत होता है, इसके बाद ये देखिए, ये ये वाला जो किनारे वाला, इसको बोलते हैं कैनाइन। ये तोड़ने का काम करता है, ब्रेक करने का। अखरोट होता है, इसी से तो तोड़ते हो ना, कोई भी चीज हार्ड होती है उसको इसी से तोड़ते हो ना। कैनाइन। शेर के मुंह में यही वाले दांत होते हैं, कैनाइन। ठीक है, सारे कैनाइन होते हैं। इसके बाद ये जो दो होते हैं, दिस इज कॉल्ड प्री मोलर। क्या बोलते हैं इसको? प्री मोलर। और ये जो आखिरी के तीन होते हैं, इनको बोलते हैं मोलर।
मोलर और प्री मोलर दाढ़ होती है, जिसको आप हिंदी में दाढ़ बोलते हो, चौड़े वाले दांत जो कि क्रश करने का काम करते हैं, जिनसे आप चीजों को चबाने का काम करते हो। बात आ रही है समझ? अब इसको समझो। 3 2 5, एक 6 और 2 8, 8 हो गया ना एक तरफ, तो 8 इसी तरीके से एक तरफ, 8 दूसरी तरफ, 8 ऐसे ही नीचे के दोनों तरफ, 8 चौको 32, टोटल 32 दांत हो गए एडल्ट में। और वो भी कॉम्बिनेशन क्या होता है, 2 1 2 3 का कॉम्बिनेशन होता है। इसी तरीके से बच्चों में भी एक कॉम्बिनेशन होता है। बच्चों में 2102 का कंसेप्ट होता है, 2102 का। मतलब टोटल कितने हो गए, 2 1 3 2 5, मतलब 5 इधर, 5 इधर, 5 इधर और 5 इधर, तो 5 चको टोटल दांत बच्चों में कितने हुए, 20 दांत होते हैं बच्चों में। आगे के 2 इंसीजर बच्चों में होते हैं, एक कैनाइन होता है साइड वाला। बच्चों में प्री मोलर एक भी नहीं होता है, और मोलर 2 होते हैं। बात आई समझ? कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को? तो बच्चों में अगर आप देखोगे तो 20 दांत होते हैं, जिनको आप दूध के दांत बोलते हो, ठीक है। उसके बाद मैच्योर टीथ अपने आप आते हैं, ये वाले दांत गिर जाते हैं, मैच्योर टीथ उनकी जगह पर आ जाते हैं। ओके। सबसे पहले इंसीजर ही आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये जो आगे के होते हैं यही सबसे पहले आते हैं। बच्चों को देखते हो ना खरगोश की तरह, हाँ, उनके यही दांत सबसे पहले दिखते हैं, क्योंकि वही दांत सबसे पहले ग्रो भी होता है। हाँ। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक किसी को? कोई समस्या तो नहीं? अब एक चीज और आपसे क्वेश्चन पूछता है, विजडम टूथ किसको बोलते हैं? विजडम टूथ का मतलब होता है हिंदी में अकल दाढ़, जिसको अकल दाढ़ बोला जाता है। विजडम टूथ लास्ट मोलर को बोलते हैं, या फिर तीसरे मोलर को बोलते हैं, बिल्कुल लास्ट वाला ये। आप समझ पा रहे हो जिनको मैं गोला कर रहा हूं, सबसे लास्ट वाले मोलर्स, दीज आर नोन एज विजडम टूथ, अकल दाढ़ इसको बोलते हैं। विजडम टूथ का मतलब ये नहीं है कि विजडम टूथ से अकल का कोई लेना देना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मत समझ लेना कि जिसके पास विजडम टूथ आ गए उसकी अकल बहुत आगे चली जाएगी, वो स्टीफन हॉकिंस हो जाएगा, या पता लगा विवेकानंद हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला कुछ भी। इसको सिर्फ इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो लास्ट मोलर होता है, इसकी डायरेक्ट मसल्स कनेक्टिविटी आपके ब्रेन से होती है। विजडम टूथ जल्दी किसी को आता नहीं है, ठीक है, कुछ लोगों को आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है। ओके। विजडम टूथ ज्यादातर ऐसा होता है कि 25 से 35 साल की उम्र के बीच में आते हुए देखा जाता है जब विजडम टूथ आता है। तो क्योंकि इसका कनेक्शन सीधा ब्रेन से होता है मसल्स के थ्रू, इस वजह से लोगों को फीवर भी आ जाता है, कई बार बहुत असहनीय दर्द भी होता है जब विजडम टूथ आता है। क्लियर बात आ रही है समझ? तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अकल दाढ़, या फिर इसी को विजडम टूथ के नाम से जाना जाता है। क्लियर? बाकी इसका एग्जैक्टली देखा जाए तो आईक्यू से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ओके। कोई समस्या तो नहीं यहाँ तक किसी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके। ठीक है। क्यों आता है ये हमारी कैविटी का हिस्सा है भाई, कैविटी का हिस्सा है, समझिए। और विजडम टूथ तब आता है आपकी बॉडी में जब आपकी कैविटी को जरूरत होती है, बकल कैविटी को उसकी जरूरत होती है। बात समझ रहे हो? ओके। इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। एक चीज समझिए, आप जितना इनटेक ले रहे हो, वो इनटेक अगर प्रॉपर तरीके से च्यू नहीं होगा तो क्या डाइजेस्ट हो पाएगा? बोलते हैं ना कि खाना अगर सही से पचाना है तो सही से चबाना सीखो खाना, ठीक है। पहले चबाओ सही से खाना, अच्छी तरह च्यू करो उसे, तब उसे बॉडी में अंदर ले जाओ। ऐसा नहीं कि कुछ भी गटक ले रहे हो, निगल ले रहे हो सीधा सीधा। तो जब ऐसा आपकी बॉडी में नहीं हो पाता है, जब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम अपने आप ही इंडिकेशन ये मिलने लगता है, और आपकी बॉडी क्या करती है, उसी अकॉर्डिंगली कैविटी को रोटेट करती है, और आपकी कैविटी में विजडम टूथ आने शुरू हो जाते हैं। कहने का मतलब इट्स ऑल अबाउट योर नीड। आपकी बॉडी को पता है कि आपकी नीड क्या है। जब उसे लगेगा कि विजडम टूथ आपकी नीड बन चुका है, तो आपकी बॉडी में विजडम टूथ आ जाए। समझ गए? दैट्स इट, सीधा सा इसका यही कंसेप्ट है। अभी बताइए किसी को कोई समस्या यहाँ तक? सब कुछ हो चुका है सिवाय एक चीज के, लास्ट में आ जाते हैं। अभी हम लोगों ने बात कर ली है पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, सिर्फ हम लोग यहाँ पर रह गए हैं। पैंक्रियास जो है, हम लोगों ने देखा कि पैंक्रियास क्या करता है,
पैंक्रियाटिक जूस को क्रिएट करता है। और पैंक्रियाटिक जूस में अभी मैंने आपको बताया था 3 तरीके के एंजाइम होते हैं। कौन-कौन से एंजाइम होते हैं पैंक्रियाटिक जूस में? बताइए। पैंक्रियाटिक जूस में कौन-कौन से एंजाइम होते हैं? अभी बताया था ना, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, ठीक है? यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ये 3 एंजाइम है, तीनों का काम भी मैंने आपको बताया था। एमाइलेज क्या करता है? एमाइलेज क्या करता है? एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, ठीक है? ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और लाइपेज क्या करता है? फैट को डाइजेस्ट करता है। यही तो बताया था। इसी तरीके से पैंक्रियास क्या करता है? जैसे पैंक्रियास से ये एंजाइम निकलते हैं, वैसे ही पैंक्रियास 2 तरीके के हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है। एक हार्मोन जो कि कहलाता है इंसुलिन, क्या कहलाता है? इंसुलिन। और दूसरा हार्मोन कहलाता है ग्लूकेगॉन। क्या कहलाता है? ग्लूकेगॉन। इंसुलिन क्या करता है? आपकी बॉडी में जितनी भी शक्कर होती है, जो शुगर होती है, उस शुगर को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये क्या करता है? शुगर को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। आप जितनी भी शक्कर खाते हो, आपने पता लगा रसना शरबत पी लिया, आपने मिठाई खा ली, रबड़ी खा ली, ये सब आप जितना खाते चले जा रहे हो, वो सब क्या है? शुगर आप खा रहे हो। वो शुगर क्या करता है? आपकी बॉडी में इंसुलिन नाम का ये जो हार्मोन है, यही करता है उस शुगर को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम। जब ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? तो ये जाके कहाँ स्टोर हो जाता है? ग्लूकेगॉन के साथ आपकी बॉडी में स्टोर हो जाता है। ग्लूकेगॉन नाम का ये जो एंजाइम है, ये इस ग्लूकोज को अपने साथ स्टोर कर लेता है। और ये आपकी बॉडी को ये ग्लूकोज तब देता है जब आपकी बॉडी को इसकी जरूरत होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप सुबह जॉगिंग करने निकले या फिर वॉक करने निकले, आप चलते चले जा रहे हो 4-5 किलोमीटर, पानी की बोतल आपके हाथ में नहीं है, आप लगातार चलते चले जा रहे हो, चलते चले जा रहे हो, चलते चले जा रहे हो। कैसे चल रहे हो? आपकी बॉडी में कोई बैटरी फिट है? नहीं। हमारी बॉडी बॉडी की बैटरी यही है, ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन ही उसी टाइम पर आपकी पूरी बॉडी में ग्लूकोज की सप्लाई दे रहा होता है, जिसकी वजह से आप जॉगिंग करते चले जाते हो। आप जिम में जाते हो, डेली आप 4 सेट मारते थे, आज आपने कहा 6 सेट मारूँगा, 2 सेट एक्स्ट्रा मारूँगा। ये जो 2 सेट एक्स्ट्रा मारने की पावर आ रही है, कहाँ से आ रही है? ग्लूकेगॉन से आ रही है। आपकी माताजी फास्ट रहती हैं। माताजी आपकी सुबह से शाम तक कुछ नहीं खा रही, मान लीजिए आज नवरात्र में वो फास्ट है। वो सुबह से शाम तक कुछ नहीं खा रही हैं। उनकी बॉडी फिर भी चल रही है ना, वो आपसे बात भी करती हैं। सुबह शाम तक कुछ खाया नहीं है, लेकिन पता लगा पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो उधर से डाँट सुनने को मिल रही है। आवाज़ उनकी पूरी एनर्जाइज़ है एकदम से। किसकी वजह से? ग्लूकेगॉन की वजह से। ये ग्लूकेगॉन ही है जो आपकी माताजी सुबह शाम तक फास्ट रह रही हैं, तो उनकी पूरी बॉडी को रोटेट करने का काम कर रही है, उनकी पूरी बॉडी को एग्ज़ीक्यूट करने का काम कर रही है। बात आ रही है समझ क्या कहने का मतलब है? ओके? तो ग्लूकेगॉन तब आपकी बॉडी में एनर्जी की सप्लाई देता है जब एक्चुअली ज़रूरत होती है आपकी बॉडी को। समझ रहे हो? जैसे मैं 1 घंटे से बोले चला जा रहा हूँ लगातार। नॉर्मली मैं बोलूँगा मुझे थकान हो जाएगी, अभी मुझे लग रहा है कि मुझे बोलना चाहिए जस्ट बिकॉज़ ऑफ आई एम टेकिंग लेक्चर। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ मेरी बॉडी में ग्लूकेगॉन ही काम कर रहा है जिसकी वजह से मैं ऐसा कर पा रहा हूँ। समझ गए बात को? क्या कहने का मतलब है? तो ग्लूकेगॉन आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी देने का काम करता है जब आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है। अब समझिए, जिनकी बॉडी में इंसुलिन काम नहीं करता है या जिनकी बॉडी में इंसुलिन नाम का हार्मोन नहीं बनता है, तो अगर बॉडी में इंसुलिन नाम का हार्मोन नहीं बनेगा, तो आपकी बॉडी में जितनी भी शुगर आ रही है, शक्कर आ रही है, वो क्या ग्लूकोज़ बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। जब वो ग्लूकोज़ नहीं बन पाएगी, तो शक्कर की मात्रा आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगी। जैसे ही शक्कर की मात्रा ज़्यादा होगी, आप मधुमेह से ग्रसित हो जाओगे। आपको मधुमेह नाम की बीमारी हो जाएगी, जिसको डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? इसी वजह से तो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनको इंसुलिन इंजेक्ट किया जाता है। उनको इंसुलिन के शॉट्स दिए जाते हैं। जिनको मधुमेह नाम की बीमारी होती है, जो डायबिटिक होते हैं, उनको इंसुलिन के शॉट इसीलिए दिए जाते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा है, तो बाहर से उन्हें इंसुलिन दिया जाएगा। समझ रहे हो बात को? ओके?
तभी जो लोग डायबिटिक के शिकार हैं, जैसे कि मेरे पिताजी डायबिटिक हैं, ओके? तो इंसुलिन उनकी बॉडी में नहीं बन पाता है। जब इंसुलिन नहीं बन पाता तो आप सोचो पूरी सप्लाई इफेक्ट हो रही है इस केस में, पूरी सप्लाई इफेक्ट हो रही है इसमें। इंसुलिन बन नहीं रहा है, तो जो वो शक्कर अगर लेंगे, तो शक्कर क्या ग्लूकोज़ बन पाएगी? नहीं बन पाएगी, पहली चीज़। जब ग्लूकोज़ नहीं बन पाएगी, तो दूसरी तरफ पहला इफ़ेक्ट तो ये दिख रहा है कि शक्कर उनके लिए घातक है। दूसरा इफ़ेक्ट ये भी दिखेगा कि आम तौर पर वो जो काम पहले कर लिया करते थे, बॉडी उनकी जितना साथ देती थी, अब उनकी बॉडी जल्दी थक जाएगी। क्यों थक जाएगी भाई? क्योंकि आपकी बॉडी में ग्लूकागॉन नाम की बैटरी है, उनकी बॉडी में ग्लूकागॉन नाम की बैटरी है ही नहीं अब, क्योंकि वो इंसुलिन बनाता है और इंसुलिन है नहीं, समझ रहे हो? इस वजह से पूरी सप्लाई ही बॉडी में खराब हो जाती है। क्लियर? ओके? सर वो करेला क्यों खाते हैं? करेला सीधी-सी बात है इसलिए खाते हैं, करेला क्या होता है? करेला का जस्ट क्या होता है? अकड़ाहट होती है ना, उसमें कड़वापन होता है ना, वो क्या करता है? वो शुगर को बैलेंस करेगा ना, ये एक सीधी-सी केमिकल रिएक्शन है आपकी बॉडी में, समझ रहे हो? सीधी-सी केमिकल रिएक्शन है। तीखा ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें शक्कर मिला दो तो बैलेंस हो जाता है। शक्कर ज़्यादा हो रही है, तो उसमें तीखा मिला दो तो बैलेंस हो जाता है। सिंपल है, केमिकल रिएक्शन है। इसी वजह से आपकी बॉडी में ये जितनी भी आपकी मधुमेह नाम की जितनी भी मधुमेह की जितनी भी डायबिटीज़ की जितनी भी मेडिसिन्स बनती हैं, उनमें नीम का बहुत यूज़ किया जाता है, नीम का, ठीक है? तो नीम भी वही काम करती है, जो कि करेला करता है। बस ये है कि करेला लोग खा सकते हैं, ईटेबल है, नीम तो ईटेबल भी नहीं होती है। आम तौर पर आदमी खा भी नहीं सकता, इस वजह से नहीं खाते हैं। नीम की पत्ती की सब्ज़ी कोई खा लेगा क्या? वरना अगर खाने की बात करें, तो करेले से कहीं ज़्यादा फ़ायदा नीम कर जाएगी, बशर्ते वो नीम की गोलियाँ डेली खाते रहें, ओके? हाँ, तो दैट इज़ द मेन रीज़न जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होते हैं। अभी बताइए, अभी आप जो लोग पहली बार पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा लग रहा है? डाइजेस्टिव सिस्टम समझ के? पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आपने घोल के पी लिया है, एक भी क्वेश्चन आपका बच के नहीं जाएगा इससे, ठीक है? और बताओ शुक्ला क्या हाल है? अर्चना आप देख लीजिएगा फिर से। चलिए ठीक है, आज की बात यहीं तक। सूर्या कहना है क्वेश्चन टाइम सर, एसएससी लास्ट कितने मंथ्स का करंट अफेयर पूछता है? अभी 6 महीने का पूछ रहा है। आप 6 महीने करके जाओगे, काम हो जाएगा। सर स्टैटिक जीके आफ्टर इंडिपेंडेंस कब लगाएंगे? नीरज जल्दी करा दूंगा, मैं कोशिश देखो कर रहा हूँ। जो 3 बजे वाला बैच चल रहा है ना, आप देख रहे हो जल्दी जल्दी मैं निपटा दे रहा हूँ उसमें। जितने हमारे टॉपिक हैं वो जल्दी ही हो जाएंगे। मेरी कोशिश रहेगी आखिरी के 1-2 क्लास में मैं आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टैटिक जीके भी इस बार करा दूं। कोशिश ये है, अगर नहीं हो पाती है, क्योंकि पहले तो हमारा टारगेट वही है जिसके बारे में बात करी थी, उतने टॉपिक करने हैं। अगर 15 क्लास में नहीं हो पाता है तो फिर से लॉन्च कर दूंगा, क्या टेंशन है? सब्सक्राइब तो हो ही आप लोग, ओके? उसकी टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं करा दूंगा। हिमांशु मैं कर दूंगा यार डियर, आपने मैसेज कर दिया ना, मैं कर दूंगा। थोड़ा टाइम लग सकता है 1-2 दिन का। बिल्कुल किरण, बिल्कुल। एंड थैंक यू फॉर कंसर्न। आप कैसे हो? अरे बिल्कुल शुक्ला, यहाँ पे स्थिति गंभीर है, बहुत भयावह स्थिति बनी हुई है। मुझे खुद इस बार वाकई में डर लगने लगा है यार, बहुत बुरी कंडीशन है। जो हॉस्पिटल जा रहा है वो तो आ ही नहीं रहा है, ये कंडीशन है इस बार तो। मतलब मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूँ जो घर में आइसोलेशन में है, उनकी कंडीशन बेहतर हो जा रही है, रिकवर हो जा रहे हैं। लेकिन जो हॉस्पिटल जा रहे हैं वो आ ही नहीं रहे हैं। कुछ चीजें हैं सामने बोल नहीं सकता, लाइव क्लास है आप बोल नहीं सकता, बट चीजें कुछ ऐसी हैं जो डिस्कस करने लायक नहीं। बहुत गलत है सिस्टम। हॉस्पिटल जाने वाले ज्यादातर लोग मैं सुन रहा हूँ वापस ही नहीं आ रहे। चक्कर क्या है यार? समस्या है ना कहीं लोग आइसोलेट होके ठीक हुए जा रहे हैं, और हॉस्पिटल जाने के बाद लोग वापस नहीं आ रहे हैं। बड़ी स्थिति खराब है। और दिल्ली में तो सबसे ज्यादा, अभी आपने देखा भी होगा, एक डॉक्टर को जेल भी हो गई है। आपने देखा होगा मे भी, न्यूज में अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। एक डॉक्टर को जेल हो गई है दिल्ली की। ऐसे बहुत सारे आगे पकड़े जा सकते हैं लोग जिन्होंने गलत काम किया है।
और 2 दिन बाद करंट अफेयर का बैच स्टार्ट हो रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। शायद शाम को 6 बजे उसकी टाइमिंग रहेगी, 6 या 6:30 बजे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, टेक केयर। अब आज कोई क्लास नहीं है, जो भी मुलाकात होगी कल होगी। कल सुबह 11 बजे मुलाकात होगी हिस्ट्री क्लास में, ठीक है।